हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आनुवंशिकता वर्सेस वातावरण की, जिसमें हम समझेंगे कि आनुवंशिकता, वातावरण ये सब क्या होते हैं, इनका क्या प्रभाव होता है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे अगर पहले मैं बात करूँ कि वंशानुक्रम और पर्यावरण जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता और वंशानुक्रम जो होता है वो एक ही चीज़ है, और वातावरण और पर्यावरण जो है एक ही चीज़ है। अलग अलग टर्म ये यूज़ की जाती है एक ही चीज़ के लिए, ठीक है, इनका मीनिंग सेम ही होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें वंशानुक्रम की, तो वंशानुक्रम क्या होता है? तो वंशानुक्रम होता है जो माता-पिता से अपने बच्चों को जो आनुवंशिक गुण हस्तांतरित होते हैं, वो होते हैं। जैसे कि मान के चलिए किसी के माता-पिता की हाइट बहुत अच्छी है, तो आपने देखा होगा जनरली उनके बच्चों की भी हाइट बहुत अच्छी होती है। किसी के माता-पिता का कलर अगर फेयर है, तो बच्चों का भी कलर फेयर होगा। अगर माता-पिता की स्किन टोन डार्क है, तो बच्चों की भी स्किन टोन डार्क होगी। तो ये किस चीज़ के कारण होता है? ये होता है उनके वंशानुक्रम के कारण। ये जो होता है वंशानुक्रम, ये होता है जन्मजात। जन्मजात मतलब ये जन्म से ही प्राप्त होता है। इसमें हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या होता है, ये स्थिर होता है। तो स्थिर का मतलब कि जैसे मान के चलिए एक बार बच्चे की अगर हाइट डिसाइड हो गई कि उसके जीन्स में एक हाइट आ गई, उसको जेनेटिक लेवल पे मिल गई कि उसकी हाइट 5 फुट 7 इंच होगी, तो ना उसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना ही उसको हम कम कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा प्रभाव हम नहीं डाल सकते। अगर किसी बच्चे का प्रॉपर आँखों का रंग अगर उसको मिल चुका है, तो हम उसमें कोई अंतर नहीं ला सकते। ये फिक्स चीज़ें होती हैं। या फिर अन्य जो भी बॉडी के ट्रेट्स होते हैं, जो मतलब समझ लीजिए हमारे बॉडी का शेप हो गया, या फिर हमारे स्किन का कलर हो गया, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो वातावरण है, वंशानुक्रम है, उसको क्या कहा जाता है? स्थिर या स्टैटिक कहा जाता है। और ये क्या होता है? जन्मजात होता है, जन्म से ही ये गुण हमको प्राप्त होते हैं। और अगर सेकंड चीज़ की बात करें, तो वो क्या होती है? वो होती है पर्यावरण। पर्यावरण में क्या होता है? पर्यावरण जो होता है, वो हमको जन्म के बाद प्राप्त होता है। मतलब पर्यावरण से संबंधित पर्यावरण को ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो सभी क्या है? पर्यावरण है। मान के चलिए एक बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसके साथ जो भी एक्सपीरियंस होने वाले हैं, वो सब पर्यावरण है। मान के चलिए किसी को कोई बच्चा पैदा हुआ, उसको बहुत अच्छा घर में एनवायरनमेंट मिला, उसके घर में सभी लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और वो कुछ समय बाद आईएएस बन गया, तो ये किस वजह से है? ये है पर्यावरण के कारण। अगर किसी बच्चे के घर में स्पोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से खेला जाता था, और बाद में वो बच्चा बहुत अच्छा एथलीट बन गया, बहुत अच्छा जिम्नास्ट बन गया, तो ये भी किस वजह से होता है? ये भी होता है पर्यावरण की वजह से। मतलब पर्यावरण वो बाहरी चीज़ें हैं जिनका प्रभाव किसी व्यक्ति पर पड़ता है। कोई बहुत अच्छा बोलते हैं क्योंकि उनके घर में सब लैंग्वेज का यूज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कोई बड़े गाली गलौज देकर बातें करते हैं क्योंकि उनके घर में वैसा वातावरण, उनके आस-पास वैसा वातावरण है, तो ये सब चीज़ इसमें आती है। इसमें क्या-क्या आ जाएगा? इसमें फैमिली आ जाएगी, इसमें फ्रेंड्स आ जाएँगे, इसमें स्कूल आ जाएगा, इसमें जो सोसाइटी जहाँ हम रहते हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी। और कौन-कौन से गुण होंगे? जैसे यहाँ हमने देखा था कि वंशानुक्रम से आँखों का रंग, ऊँचाई और अन्य बॉडी ट्रेट्स इफ़ेक्ट होते हैं। उसी प्रकार पर्यावरण से जो प्रभावित होने वाली चीज़ें, वो है हमारी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर, हमारे जो मोरल वैल्यूज़ है, ये सब चीज़ें। और ये क्या होगा? ये होता है गतिशील। मतलब ये क्या होता है? डायनेमिक होता है, मतलब ये बदल सकता है। जैसे मान के चलिए कोई बच्चे को आज मान के चलिए कोई बच्चा बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ, और अगर गरीब परिवार में ही रहा, तो हो सकता है उसको एजुकेशन अच्छी ना मिले, उसको पोषण भी अच्छा ना मिले। लेकिन अगर मान के चलिए उसको किसी अमीर व्यक्ति ने अडॉप्ट कर लिया, जैसे आप बॉलीवुड मूवीज में देखते थे, तो क्या होगा? उसकी पूरी स्थितियां बदल जाएगी। वो कोई वो बालक जो अच्छे से खा नहीं पा रहा था, अच्छे से उसको पोषण नहीं मिल पा रहा था, वो हर प्रकार के ऐशो-आराम में जी रहा है, हर प्रकार की सुख-सुविधाएँ उसके पास है, हर प्रकार का एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वाले लोग उसके पास है, तो क्या होगा? वो एक अलग बालक बनकर निखरेगा। तो मतलब क्या होगा कि अगर हम किसी के वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम किसी के वंशानुक्रम में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये स्टैटिक होगा वंशानुक्रम, और जो पर्यावरण है, वो क्या होगा? गतिशील होगा। तो आप लोग को समझ आ गया होगा कौन-कौन से गुण प्रभावित होते हैं। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, मैं आपको लास्ट में 3-4 क्वेश्चंस भी करवाऊँगा, बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये बातें समझ आ गई होगी, और एक इंपॉर्टेंट लाइन जो हमारी छूट गई, वो ये है कि बालक का जो विकास होता है, वो वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, और पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट की अंतःक्रिया का परिणाम है। मतलब वंशानुक्रम जब पर्यावरण के साथ इंटरेक्शन करता है, अंतःक्रिया करता है, तो क्या होता है? बालक का विकास होता है, ठीक है? बालक का विकास ये दोनों के अंतःक्रिया के बिना संभव ही नहीं है। मतलब पॉसिबल ही नहीं कि बच्चा इसके बिना विकास कर पाए, ठीक है? अब हम आगे चलते और देखते हैं कि कैसे-कैसे ये वंशानुक्रम से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्रोमोसोम्स क्या होते हैं।
आप देखिए क्रोमोसोम्स जो होता है ना, ये तो हालाँकि है साइंस का टॉपिक, लेकिन क्या है सीटेट में भी ये कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। क्रोमोसोम का अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो क्रोमोसोम एक ऐसे बैग की तरह होते हैं जिसमें माता-पिता के गुण समाहित होते हैं, और वो बैग कहाँ हस्तांतरित हो जाता है, वो बच्चों में हस्तांतरित हो जाता है। मतलब एक पैकेज ऑफ क्वालिटीज़ होता है, जो माता-पिता के हर प्रकार के ट्रेट है, जिसमें आँखों का रंग, बालों का रंग, शरीर की ऊँचाई, हर चीज़ ये सम्मिलित होती है, और वो किसमें चली जाती है? बच्चे में चली जाती है। मतलब आनुवांशिक गुणों के वाहक जो होते हैं, वही क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम हमारे शरीर में होते हैं टोटल 46, और कितने जोड़े होते हैं? ये 2-2 के पेयर में होते हैं। जैसे ये होते हैं 23 जोड़े। ये किस प्रकार के जोड़े होंगे? मान के चलिए जोड़े होते हैं एक्स, एक्स टाइप के। तो जो 22 जोड़े होते हैं, वो तो एक्स एक्स ही होते हैं पूरे। इसमें क्या होता है? शरीर के सामान्य लक्षण होते हैं। इसमें आँखों का रंग आ जाएगा, इसमें बालों का रंग आ जाएगा, इसमें चेहरे का कलर, स्किन कलर क्या होगा वो आ जाएगा। इसमें मतलब हमारे जो फिज़िकल ट्रेट्स है, कि किसी की उँगलियाँ थोड़ी छोटी होती है, किसी की उँगलियाँ बड़ी होती है, किसी के पैर का साइज़ थोड़ा बड़ा, वो सब चीज़ें आ जाएगी इन 22 जोड़ों में। और ये जो एक जोड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसको बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम या फिर लैंगिक क्रोमोसोम। ये क्या करता है? ये बालक का लिंग डिसाइड करता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगा, या फिर अगर इसमें कोई डिफेक्ट आ जाता है तो बच्चा ट्रांसजेंडर या अन्य श्रेणी में भी चला जाता है। तो अगर हम बात करें, तो सबसे इम्पोर्टेंट 22 जोड़े तो आपको समझ आ गए होंगे, जिनको ऑटोसोम्स बोलते हैं। ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 22 जोड़े होते हैं, इनमें शरीर के नॉर्मल ट्रेट होते हैं। मेन जो हमारे लिए होता है वो लैंगिक क्रोमोसोम, जो कि डिसाइड करता है कि हम या महिला बनेंगे या पुरुष बनेंगे। तो अगर हम बात करें महिलाओं में कौन सा क्रोमोसोम होता है? लैंगिक क्रोमोसोम एक्स एक्स होता है। मतलब जो लास्ट सेक्स क्रोमोसोम है, वो महिलाओं में क्या होगा? वो महिलाओं में भी एक्स एक्स होगा। लेकिन बॉयज़ में वो क्या होता है? एक्स वाई हो जाता है। तो मतलब सिर्फ ये जो वाई की वजह से एक व्यक्ति के पूरे ट्रेड में चेंज होकर वो पुरुष में बदल जाता है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, तो एक्स वाई अगर आपसे पूछा जाए कि किस जोड़े की वजह से व्यक्ति पुरुष बनता है, तो एक्स वाई, और किस क्रोमोसोम की वजह से व्यक्ति महिला बनता है, तो एक्स एक्स, जिसकी हम लास्ट वाली की बात करें, ठीक है। तो कुल क्रोमोसोम 23 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े तो ऑटोसोम्स होते हैं जो शारीरिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं, और एक जोड़ा होता है लैंगिक क्रोमोसोम, जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है, जो कि डिसाइड करता है कि हम महिला होंगे या पुरुष होंगे। अगर एक्स एक्स है तो महिला, और एक्स वाई है तो पुरुष, ठीक है। और एक्स वाई ये कहाँ से आता है? जो वाई वाला है लास्ट में, ये आता है पुरुष वर्ग से, ठीक है। तो ये थोड़ी साइंटिफिक बात हो गई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सीटेट के लिए भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट की। इसको क्या कहा जाता है? प्रकृति वर्सेस पोषण विवाद। एक्चुअल में ऐसा कोई विवाद नहीं है जिसमें लोग झगड़ रहे हो, लेकिन इसमें बात होती है, कोई मानते हैं कि नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मानता है कि नर्चर या पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम नेचर की। तो आपने जो मैं आपको वंशानुक्रम के बारे में बता चुका हूँ या आनुवंशिकता के बारे में, नेचर और वंशानुक्रम सेम ही चीज है, ठीक है। इसको आप प्रकृति नेचर बोल लिए या वंशानुक्रम बोल लिए, इसमें भी क्या है? मतलब वो गुण जो हमको माता पिता से प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? नेचर। और जो गुण हमको जन्म होने के बाद प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे? नर्चर, पर्यावरण या पोषण, ठीक है। अब इसमें भी क्या आ जाएगा? आंखों का रंग, त्वचा का रंग, ऊंचाई, बालों का प्रकार, और कुछ हद तक बुद्धि की क्षमता की कितना हम डेवलप कर पाएंगे, उसकी एक लिमिट दे देती है। जो हमारा जेनेटिक्स होते हैं, हमारी बुद्धि की भी एक लिमिट डिसाइड करके भेजते हैं। ये सब चीजें हमको जन्म के साथ मिल जाएगी। मतलब ये क्या हो गया? हमारा नेचर। नेचर कैसा होगा? जैसे वंशानुक्रम स्थिर है, तो नेचर भी क्या होगा? स्टैटिक होगा, स्थिर होगा, ठीक है। और जो हमारा नर्चर है, नर्चर क्या होगा? हमारा नर्चर होगा डायनेमिक। मतलब ये क्या होगा? गतिशील। क्यों गतिशील होगा? क्योंकि इसको हम अपने हिसाब चेंज कर सकते हैं। एक बच्चा है, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, एक काम करिए, उसको आप बहुत अच्छे इन्वायरमेंट पे डाल दीजिए, जहाँ पर हर व्यक्ति एकेडमिक स्तर में अच्छा है, उसको अच्छे से अच्छे टीचर मिल रहे हैं, अच्छे से अच्छा सीखने को मिल रहा है। तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चा बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहा था, वो अच्छे से अच्छा एकेडमिक स्तर उसका हो गया, ठीक है। तो और आधुनिक अगर हम दृष्टिकोण की माने, तो वो क्या मानता है कि बालक का जो विकास है वो नेचर प्लस नर्चर दोनों की वजह से होता है। मतलब कि हेरिडिटी भी उसमें इम्पोर्टेंट है, और इन्वायरमेंट भी इम्पोर्टेंट है, नेचर भी इम्पोर्टेंट है, नर्चर भी, और तभी उसका क्या हो जाएगा? कंप्लीट डेवलपमेंट हो सकेगा। पहले के कुछ-कुछ मनोवैज्ञानिक, जैसे अगर हम गाल्टन की बात करें, तो उन्होंने माना कि नेचर बहुत इम्पोर्टेंट है,
जैसे वाइगोत्स की हो गए, उन्होंने माना कि नहीं, नर्चर यानी कि एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम विचारधारा देखें जिसके साथ शिक्षा दी जाती है, तो वो मानते हैं कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। मान के चलिए एक बच्चा बहुत अच्छे जीन्स के साथ पैदा हुआ जिसमें एक बहुत अच्छे फुटबॉलर बनने की क्षमता है, और एक काम करिए, आप उसको जीवन भर फुटबॉल ही मत दीजिए, क्या वो बन पाएगा? क्या कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि नेचर और नर्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको समझ आ गया होगा, नेचर मतलब वंशानुक्रम, और नर्चर मतलब कि पर्यावरण। ठीक है, दोनों चीजें याद रखनी है आप लोग को। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला की, जिसको बोला जाता है फार्मूला ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सूत्र। ये किसने दिया था? ये दिया था हमको वुडवर्थ ने। ठीक है, वुडवर्थ ने दिया था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सीटेट में हर बार पूछा जाता है, कई बार बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर देते हैं। इसमें क्या है, हमको याद रखना है कि विकास बराबर किसके होता है? वंशानुक्रम गुणित पर्यावरण के। इसको पर्यावरण या वातावरण कह सकते हैं। तो मतलब इस फॉर्मूले को शॉर्ट में याद रखें तो डी इक्वल्स टू, वंशानुक्रम को क्या बोलेंगे? एच, हेरिडिटी, इनटू ई। मतलब कि जो हमारा संपूर्ण विकास है वो क्या है? वंशानुक्रम और पर्यावरण के उत्पाद के बराबर है, उनके प्रोडक्ट के बराबर है। अगर कभी भी आपको एग्जाम में यहाँ गुणा की जगह प्लस देखने मिले, माइनस देखने को मिले, भागे देखने को मिले, तो सब गलत है। यहाँ पर सिर्फ गुणा आएगा, यहाँ प्लस भी आए तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी चीजें याद रखनी है। अब अगर हम बात करें विकास क्या होता है, तो बालक का समग्र विकास, इसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञान तो सभी आते हैं। और वंशानुक्रम क्या है? वंशानुक्रम को एनालॉजी में समझ सकते हैं, एक बीज की तरह। जैसे एक बीज नहीं होता, कि मान के चलिए एक आम का पेड़ का बीज है, उसका जो सीड होता है, अगर उसको हमने कहीं पर रोपा ही नहीं, तो क्या कभी वो पौधा बन पाता है? क्या नहीं बन पाता। तो वो एक बीज की तरीके से होता है, और मिट्टी और जल की तरीके से कौन होता है? पर्यावरण। अगर पर्यावरण सही मात्रा में मिल रहा है किसको? वंशानुक्रम को। मतलब बीज को सही मात्रा में मिट्टी और जल मिल रहा है, तभी बीज क्या बन पाएगा? एक अच्छा बड़ा पौधा बन पाएगा, और आगे चलकर वो वृक्ष भी बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसी एनालॉजी को लेकर चले, मतलब अच्छा जो बीज होगा, मतलब वंशानुक्रम, उपयुक्त मिट्टी व जल मिलकर ही पौधे रूपी विकास को क्या करेंगे? पूरा और श्रेष्ठ बनाएंगे। तो ये हमारा ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ कुछ क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। 5 शायद मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 5वें का क्वेश्चन आपको कमेंट में लिखना है, सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि आनुवांशिकता किसी बच्चे के संभावित विकास की ऊपरी सीमा तय करती है, तो यह कौन निर्धारित करेगा कि उस बच्चे को क्षमता को कितना प्राप्त करना है? मतलब ये क्या बोल रहा है कि मान के चलिए जो हेरिडिटी है, वंशानुक्रम है, इसने एक लिमिट सेट कर दी कि बच्चा क्या करेगा? इस लिमिट के अंदर ही ग्रोथ करेगा। तो कौन है जो इस लिमिट को कितना प्राप्त करेगा, ये डिसाइड करेगा? देखिए, बच्चे को क्षमता तो दे दी उसके वातावरण ने, तो मतलब उसकी हेरिडिटी ने। अब कौन डिसाइड करने वाला है कि बच्चे को उस क्षमता को कितने हद तक प्राप्त कर पाएगा? मान के चलिए जेनेटिकली सचिन तेंदुलकर को क्वालिटीज मिल गई कि वो एक क्रिकेटर बन सकता है, लेकिन वो कितना अच्छा क्रिकेटर बनेगा? इंटरनेशनल लेवल का बनेगा, नेशनल लेवल का बनेगा, स्टेट लेवल का बनेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बनेगा, या नहीं बन पाएगा? ये कौन डिसाइड करेगा? तो क्या ये बच्चे के गुणसूत्र डिसाइड करेंगे? क्या नहीं, गुणसूत्र ने तो क्या कर दिया डिसाइड? गुणसूत्र तो हेरिडिटी को डिसाइड कर दिया उनने। जन्म के समय बच्चे की जो जन्मजात प्रतिवर्त क्रिया है, क्या बच्चे ने जो पैदा होने के समय हाथ पैर हिलाया है, प्रतिवर्त क्रिया की, वो डिसाइड करेंगे? नहीं। बच्चे की जैविक एज, मतलब बच्चे की क्रोनोलॉजिकल आयु, कि बच्चा 15 साल का है, 16 साल का, ये डिसाइड करेगा? क्या नहीं। अगर मान के चलिए 16 साल का ही बच्चा है, जैसे वैभव सूर्यवंशी, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल लेता है, कई 25-30 साल वाले नहीं खेल पाते, तो कहीं जैविक आयु से तो कुछ डिसाइड नहीं हो रहा है। तो ये डिसाइड कौन सी चीज करेगी? वो वातावरण डिसाइड करेगा जिसमें बच्चे का पालन पोषण हो रहा है। आनुवांशिकता ने जो लिमिट सेट करी है, वो कितने हद तक प्राप्त होगी, वो कौन डिसाइड करेगा? उस बच्चे का वातावरण। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। बाल विकास के संदर्भ में प्रकृति बनाम पोषण, हमने बताया ना, नेचर वर्सेस नर्चर, प्रकृति मतलब नेचर और पोषण मतलब नर्चर की बहस, मतलब उसका जो डिबेट होती है, मुख्य रूप से निम्न में से किस मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती है? मतलब क्या है मुद्दा प्रकृति बनाम पालन पोषण विवाद का? तो जैसे मैंने आपको बताया था, प्रकृति बनाम पालन पोषण विवाद क्या होता है, जिसमें लोग ये बात करेंगे कि प्रकृति ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए या पालन पोषण। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
पहला पॉइंट क्या कहता है, किसी बच्चे का विकास निरंतर चरणों में होता है या रुक रुक कर होता है? क्या इस चीज की बात करता है क्या? नहीं, ये तो प्रकृति वर्सेस पालन पोषण की बात नहीं कर रहा है, तो बच्चे के विकास के कॉन्टिन्यूस अथवा डिसकॉन्टिन्यूस होने की बात कर रहा है। ठीक है। अब बी क्या बोल रहा है, मतलब सी की अगर हम बात करें तो सी क्या बात कर रहा है कि बच्चे के शारीरिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के बीच का अंतर, मतलब बच्चे का जो शारीरिक विकास है और बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, उसके बीच के डिफरेंस की कहीं बात कर रहा है क्या प्रकृति बनाम पालन पोषण? नहीं, इसकी भी बात नहीं कर रहा। और डी क्या ऑप्शन दिया है, शिक्षक की शिक्षण शैली और छात्र की अधिगम शैली के बीच संबंध, क्या कहीं पर भी शिक्षण शैली या अधिगम शैली की बात हुई है क्या? नहीं। ये बात किस चीज की कर रहा है, बात कर रहा है ऑप्शन बी की, मतलब चाहे बच्चा जन्मजात जैविक गुणों के साथ पैदा हुआ हो या पर्यावरणीय अनुभव से आकारित हुआ हो, किसका ज्यादा प्रभाव है, यही बात करता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। मतलब कुछ मनोवैज्ञानिक मान रहे हैं कि नहीं नेचर ज्यादा प्रभावी है, कुछ मान रहे हैं नर्चर ज्यादा प्रभावी है। तो इसी डिबेट को क्या कहेंगे, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ठीक है। और इस डिबेट का लास्ट में क्या सॉल्यूशन निकल के आया कि नेचर इनटू नर्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों का हम लेकर चलेंगे तभी बच्चे का फुल डेवलपमेंट समग्र विकास हो पाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते, दो क्वेश्चंस हो गए हैं, आई होप आपको समझ भी आए होंगे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलग अलग पाले गए समरूप जुड़वा बच्चे, मतलब कि समरूप जुड़वा बच्चे मतलब आइडेंटिकल ट्विंस, वो बच्चे होते हैं ना जो अपने एक दूसरे के समान दिखते हैं, जिनका डीएनए तक सेम हो जाता है, हर चीज उनकी सेम होती है, आप उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा बच्चा मतलब जैसे किसी उनका मान लीजिए नाम सीता गीता है, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे कि सीता कौन है और गीता कौन है। इतने वो जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चों पर किए गए अध्ययन विकासात्मक मनोविज्ञान डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं। ये अध्ययन मुख्य रूप से हमें क्या समझने में मदद करते हैं, मतलब आइडेंटिकल ट्विंस पर साइकोलॉजी में बहुत सारे प्रयोग हुए, वो प्रयोग हमको क्या समझने में मदद करते हैं? ऑप्शन ए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए कह रहा है कि जुड़वा बच्चे के जीवन के अनुभव दूरी की परवाह किए बिना बिल्कुल एक जैसे होते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि दो बच्चे हैं आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक को मैंने छोड़ दिया गरीब परिवार में और एक को छोड़ दिया बहुत ही अमीर परिवार में, क्या दोनों के एक्सपीरियंस बिल्कुल एक जैसे होंगे? क्या नहीं होंगे। छोटा बच्चा हो सकता है उसको खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा है, और बड़ा लड़का पता चला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसको बहुत अच्छे से पोषण मिल पा रहा है, तो इस चीज की बात तो नहीं करता, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से आपको एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है कि उस वातावरण का संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि बच्चे को हमने जो वातावरण दिया उसका संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ऐसा नहीं हो सकता। मान के चलिए हमने एक बच्चे को ऐसी जगह डाल दिया जहां पर किसी को अच्छे से बोलना तक नहीं आता, बच्चा खुद भी लैंग्वेज में कमजोर हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्यक्ति या बुद्धिमत्ता में वंशानुक्रम की कोई भूमिका नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है, मान के चलिए किसी व्यक्ति को जेनेटिकली अपनी हाइट बहुत कम मिली और बाद में अगर वो व्यक्ति आर्मी में जाना चाहता है लेकिन वो नहीं जा पाएगा, तो क्या वंशानुक्रम ने कोई भूमिका नहीं निभाई? निभाई, उसकी बुद्धिमत्ता में या उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन उसी की वजह से आया, वरना उस व्यक्ति को क्या जरूरत थी वहां से बाहर निकालने की। सी ऑप्शन किस चीज की बात कर रहा है, सी ऑप्शन बोल रहा है एक समान आनुवंशिक संरचना वाले व्यक्तियों पर पर्यावरणीय कारकों का सापेक्षिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मतलब कि ये जो प्रयोग हुए थे ये हमको क्या बताते हैं कि अगर समान आनुवंशिक संरचना भी है बच्चों की, तब भी उन व्यक्तियों पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव पड़ेगा और उसी से वो प्रभावित होकर आगे क्या चलकर बनेंगे ये डिसाइड होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अभी लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये आपको आंसर देना, मैं आपको पढ़कर एक बार बता देता हूँ। बाल विकास के संदर्भ में प्रकृति बनाम पोषण, मतलब प्रकृति बनाम पालन पोषण, मतलब वही नेचर वर्सेस नर्चर की बहस मुख्य रूप से किस मुद्दे से संबंधित है, अभी हमने बात की। आपको ऑप्शन कमेंट में करना है ए बी सी डी कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हुआ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।